बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मुहावरे समझाए थे, तो बच्चों आज हमारे सिलेबस में जो व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह, तो आज हम करने जा रहे हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले हम ये देखेंगे भी विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। तो जैसे विराम का अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हम देखेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। और इसी प्रकार जो चिन्ह है, चिन्ह का अर्थ है निशान या सिंबल, जिसको आप इंग्लिश में कह देते हो। तो विराम का अर्थ हो गया रुकना, कि जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। और चिन्ह का मतलब निशान, कि रुकने के लिए जिन निशानों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भाषा में, भाषा को लिखते समय, बोलते समय, भावों के अनुसार जब हम विराम लेते हैं या जब हम रुकते हैं, ठहरते हैं, तो उसके लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन विशेष चिन्हों का, जो भाषा के अंदर विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उनको हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो क्या होता है कि कई बार विराम चिन्हों की प्रयोग करते समय अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अब देखो, इसके उदाहरण के लिए मैं एक आपको यहाँ वाक्य बता रही हूँ। जैसे लिखा है, उसे रोको, अल्प विराम लगा दिया, मत जाने दो। और दूसरे वाक्य के अंदर अगर हम ये लिखते हैं, उसे रोको मत जाने दो। तो बच्चों इसमें हम ये देख रहे हैं कि विराम चिन्ह में अल्प विराम लगाया दोनों वाक्यों में, लेकिन अगर विराम चिन्ह का हमने जगह बदल दी तो क्या हुआ, दोनों वाक्यों के अर्थ में परिवर्तित हो गया। पहले वाक्य में उसे रोको मत जाने दो, इसका अर्थ ये हो गया भी किसी के व्यक्ति के बारे में हम बात करें, उसको रोको, उसको जाने मत दो। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर अल्प विराम की जगह बदल दी तो इस वाक्य का अर्थ बदल गया। यहाँ ये हो गया, उसे रोको मत जाने दो, उसको रोको मत, उसको जाने दो। तो बच्चों ये है विराम चिन्ह का महत्व भाषा के अंदर लिखते समय, कि हम भावों को भली प्रकार से दर्शाने के लिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो अभी हम जो विराम चिन्ह है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में, पूर्ण मतलब जब वाक्य पूर्ण हो गया तो अंत में इसका ये चिन्ह है ये। जैसे अब हम लिखते हैं, राकेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है, कक्षा में पढ़ता है। तो ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, साधारण वाक्य है। जब ये वाक्य खत्म हो गया तो तब हमने इसके अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। इसकी एक और उदाहरण हम देखते हैं, इसकी पूर्ण विराम की हम ये देखेंगे भी हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। अब ये भी हो गया कि ये एक वाक्य हो गया, यहाँ पर ये वाक्य खत्म हो रहा है और जहाँ पर वाक्य खत्म होता है वहाँ पर हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो ये तो हो गया पूर्ण विराम। और इसका ये जो चिन्ह है ये एक सिंपल डंडी, जिसको ऐसे लगाते हैं। बच्चों इसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है चिन्ह, वो है अल्प विराम। अल्प विराम जिसको आप इंग्लिश में हम कॉमा भी बोल देते हैं, अल्प विराम। दूसरा चिन्ह हमारे पास आता है अल्प विराम। अल्प विराम में जिसको हम कॉमा कह देते हैं। तो जहां वाक्य के अंदर हमें थोड़ी देर रुकना हो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं, या वाक्य के अंदर जब एक जैसी वस्तुएं, एक साथ एक जैसी वस्तुएं आ जाएं तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए है, पिताजी बाजार से सेब
अब यहाँ अगर हम फलों के नाम है उनको अलग अलग दिखाने के लिए इसके अंदर हम कॉमा लगाएंगे। सेब, केला, अनार और पपीता लाए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इन सबको एक जैसी वस्तुओं को अलग अलग दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे कई एक लाल, पीला, नीला, हरा रंग मुझे अच्छा लगता है, तो अब यहाँ इस वाक्य के अंदर अगर हम रंगों को अलग अलग दिखाएंगे तो वहाँ भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। और कई बार क्या होता है कि किसी वाक्य के अंदर हमें थोड़ी देर रुकना हो तो वहां पर भी हम जो है वो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कि जैसे अगर ये एक वाक्य है कि यह सुंदर इमारत, कौमा, जो तुम देख रहे हो, यहाँ भी बच्चों हल्का सा हमें लगता है भी हम रुक रहे हैं, पॉज दे रहे हैं। ऐतिहासिक इमारत है। और वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगा दिया हमने। यहाँ हमें थोड़ा सा रुकने की जरूरत पड़ी कि यह सुंदर इमारत जो तुम देख रहे हो ऐतिहासिक इमारत है। तो अल्प विराम का प्रयोग आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो इसके बाद अगला जो चिन्ह हमारे पास आता है अर्धविराम। अगला जो चिन्ह आता है हमारे पास वो आता है अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का जो चिन्ह है वो होता है ऊपर बिंदी लगा के नीचे उसके हमने अल्प विराम लगाना है। तो ये वाक्य में तब लगाया जाता है जब हम अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं अर्धविराम को लगाते समय। और दो वाक्यों के बीच में अर्धविराम लगाने का मतलब प्रयोग किया जाता है कि हमें ये लगता है कि वाक्य खत्म हो रहा है लेकिन वास्तव में वाक्य जो है वो खत्म नहीं होता। जैसे अब ये एक आप उदाहरण देखिए, वे नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त हैं। अब इसके बाद हमें लग रहा है वाक्य पूर्ण हो गया लेकिन अभी दूसरा वाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ हमने लगा दिया अर्धविराम। वे नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं? भला जल्दी कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया पूर्ण विराम वाक्य के खत्म होने पर। तो अर्धविराम क्या है कि दो वाक्यों के बीच में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हम लिखते समय अपनी भाषा को सुंदर स्पष्ट बनाने के लिए करते हैं, हाँ जी बच्चों, इसके बाद अगला जो चिन्ह हमारे पास आता है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हो। तो इसका प्रयोग जैसे कि जिन वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंदर भी हम करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जैसे प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्य कि तुम, हम अगर इसकी उदाहरण देखो, इसका जो चिन्ह है वो ये होता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अब यहाँ हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो पीछे हम लगाएंगे प्रश्नवाचक। मुझे
कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है। पीछे हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कि जिन वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो अगला चिन्ह हमारे पास आता है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कह सकते हैं या विस्मय सूचक चिन्ह कह सकते हैं। इसका जो है चिन्ह कैसे होता है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे आश्चर्य, अलग अलग भाव हैं वाक्य के अंदर लिखते समय हमने जिन भावों को प्रकट करना है, आश्चर्य, हर्ष, शोक। आश्चर्य मतलब हैरानी, शोक, दुख। इसी प्रकार से गंदगी, अगर कहीं गंदगी के विषय में कुछ दिखाना है तो आश्चर्य, शोक, दुख, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ कहीं किसी को बुलाने का प्रयोग हो, संबोधन करते हैं हम किसी को, वहां पर भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर जैसे हम कहते हैं अरे यह क्या हो गया, यहाँ पर हैरानी का भाव है, यह क्या हो गया। अब यहाँ पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसके बाद हे भगवान, अब हे भगवान यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। हे भगवान यह सब कैसे हो गया, यह सब कैसे हो गया। अब यहाँ हमने संबोधन के लिए लगाया बच्चों बैठ जाओ। अगर हम बच्चों लिखते हैं तो बच्चों के बाद भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। कहीं दुख का भाव है, ओहो मुझे तो आज बाहर जाना था। इसके बाद हम ये कह सकते हैं वाह, वाह मतलब बहुत कहीं खुशी का विषय है। और इसके बाद क्या है, गंदगी के विषय में जैसे हम कहते हैं छी छी, छी छी, यहाँ बहुत गंदगी पड़ी है, तो छी छी के बाद यहाँ पर हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास अगला हमारा जो चिन्ह है विराम चिन्ह, जिसका हम प्रयोग लिखते समय करते हैं, वो आता है उद्धरण चिन्ह। अब जो उद्धरण चिन्ह है जिसको आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास के नाम से जानते हो। अब चिन्ह हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ह के पैर में न डाल के भी लिख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं। इसको हम कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह और इसको कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब दोहरा जो इन्वर्टेड कॉमास के किसी की कही हुई बात को जब हम इस उद्धरण चिन्ह में रखते हैं कि उसी बात को, और इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं कि वाक्य के अंदर किसी विशेष चीज को, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष पुस्तक का नाम हाईलाइट करने के लिए हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे इसके अंदर आप देखिए कि जैसे हम आता है ये दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है, तो इसमें हम ये कहते हैं निखिल बोला, निखिल बोला, इसमें कॉमा शुरू करके ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू करेंगे। आप जयपुर मत जाओ, मत जाओ के बाद हमने लगाया पूर्ण विराम, और उद्धरण चिन्ह जो हमने खत्म करने हैं वो हमने पूर्ण विराम के बाद करने हैं। तो अब जो निखिल ने कहा उसकी बात को हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह में रख लिया कि उसके बाद जैसे ये था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था उनका जो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस बात को भी हम उद्धरण चिन्ह में किसी की कही हुई बात को उसी प्रकार से रखते हैं
तो उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। तो मुझे खून दो, यहाँ पर मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब जो दूंगा के बाद क्या हो गया, पूरे विराम लगा के हमने ये उद्धरण चिन्ह बंद कर दिए। तो ये तो थे दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब जो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं किसी वाक्य के अंदर किसी विशेष चीज को हाईलाइट करने के लिए। अब जैसे मैं वाक्य लिखती हूं कि क्या तुमने रामचरितमानस, अब ये एक रामचरितमानस हमारी जो एक पवित्र पुस्तक है, तो रामचरितमानस पुस्तक को वाक्य के अंदर अलग से दर्शाने के लिए, इसकी विशेषता को दिखाने के लिए हमने इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में रख लिया है। क्या तुमने रामचरितमानस पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष पुस्तक का नाम हो, तो उसको हम जब वाक्य के अंदर अलग से दिखाने के लिए हम उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारे पास योजक चिन्ह। अब ये आ गया योजक चिन्ह। अब जैसे बच्चों योजक चिन्ह में हमने जो अभी भाषा की बात में आप लोगों ने कई लेसन्स के अंदर द्वंद्व समास के जो उदाहरण किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि योजक का जो प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में किया जाता है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए, और इसका जो चिन्ह है वो ऐसे होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए युग्म शब्द जिनको हम कहते हैं, युग्म बनाने के लिए और या तुलना करने के लिए या शब्दों को दोहराने के लिए, तो हम जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं पाप पुण्य, जैसे ये हो गया एक शब्द युग्म। इस प्रकार से माता पिता। कई बार क्या होता है कि जैसे एक ही तरह के शब्द आ जाते हैं कभी कभी, तो कई बार तुलना जब हम करते हैं धीरे धीरे, एकलव्य सा, यहाँ पर एकलव्य सा, एकलव्य जैसा, एकलव्य से तुलना जब हम करते हैं तो एकलव्य सा, यहाँ पर हमने लगा दिया योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह क्या है कि दो शब्दों के जोड़ों को बनाने के लिए। तो वो जो शब्द है वो विलोम भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, या कहीं हम तुलनात्मक दृष्टि से, तुलना की दृष्टि से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा आता है अगला जो चिन्ह है हमारे पास, वो है निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए। जैसे निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब जो इसका साइन है वो इसी प्रकार होता है, ऐसे निर्देश देने के लिए हम ये लगाते हैं, जैसे जिसको हम डैश कह देते हैं। तो इसका प्रयोग कथन, उद्धरण अथवा व्याख्या के लिए किया जाता है। जैसे कोई हमें बात बता रहा, जैसे मैं लिखती हूँ सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो अब 6 भेद कौन कौन से हैं, ये निर्देश देने के लिए यहाँ हम निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद जैसे मैं कहती हूँ महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, उन्होंने क्या कहा ये बताने के लिए हमने यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए। इसके बाद अगला जो हमारे पास साइन आता है वो आता है विवरण चिन्ह। विवरण मतलब विस्तार पूर्वक जब हम किसी चीज को बताते हैं तो वो आता है हमारे पास विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का जो चिन्ह है वो कैसे होता है, ऐसे 2 डॉट लगा दें इस प्रकार से। ये है इसका
चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो यहाँ विवरण के इसके बाद इसमें हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे अब आगे हमने लिखना है निर्देशक और विवरण। अब अगर मैं लिखती हूँ संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, 3 भेद हैं, तो यहाँ विवरण चिन्ह लगा के आगे हम लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर हम लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ ये हमने इसको विस्तार पूर्वक बता दिया, उसका विवरण हमने आगे दे दिया। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया विवरण चिन्ह का। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है छोटा करके लिखना। संक्षिप्त रूप से जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसके अंदर ही आता है लाघव चिन्ह। अब जो लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह, लाघव का मतलब छोटा संक्षिप्त, और इसका जो चिन्ह है ये इस प्रकार से होता है, एक बिंदी के रूप में होता है कि किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए जब हम जिस संक्षेप में लिखने के लिए जब हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा हम डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर जैसे किस प्रकार से लिखते हैं, इसको संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए हम यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं पंडित, अब पंडित को हमने शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, डॉक्टर है, पंडित है। इस प्रकार से हम जो है वो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं संक्षिप्त में लिखने के लिए। तो इसके बाद एक जो हमारा उदाहरण आता है आगे हमारे पास, अगला जो चिन्ह आता है वो है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह क्या होता है कि जिसको आप एरो बोल देते हो। जब आप वाक्य के अंदर लिखते समय कुछ भूल जाते हो तो उस प्रकार ऐसे एरो लगा के आप वो लाइन के ऊपर लिख देते हो, इसको हम कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। अब जैसे वाक्य लिखते समय कोई आपसे शब्द छूट गया, तो अगर मैं यहाँ जैसे ये है कक्षा में, मान लो मैं यहाँ में लिखना भूल गई, तो कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं। अब यहाँ पर मैं में लिखना भूल गई, तो बच्चों अगर मैं एरो लगा के यहाँ पर में ऊपर लिख दूंगी तो इसको हम ये कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटि मतलब जो कमी रह गई वाक्य के अंदर, उसको पूरा करने के लिए हम ये एरो लगा के उसको लिख देते हैं शब्द को। तो बच्चों ये तो थे हमारे विराम चिन्ह, और ये लेसन आपके व्याकरण की बुक में भी दिया हुआ है। जब आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और इसका अभ्यास करेंगे तो हमें ये भली प्रकार से समझ आ जाएंगे। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं आपको ऑनलाइन क्लास में मैं आपको समझा दूंगी। तो अब आप जो है ध्यानपूर्वक अपना काम करेंगे। धन्यवाद।